फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है, जिसका आशय आवरण मास्क से है। प्राचीन ग्रीकवासी नाटकों में कार्य करते समय अपनी पहचान छिपाने तथा पात्रों की भूमिका के अनुरूप लगने के लिए आवरण धारण कर लिया करते थे। इस नाटकीय तकनीक को आगे चलकर रोमन वासियों ने उपयोग करना आरंभ कर दिया और वहीं से व्यक्तित्व की अवधारणा प्रस्थापित हुई मानी जाती है। इस प्रकार पर्सोना का आशय इस बात से लिया जाने लगा कि कोई व्यक्ति कैसा दिखाई पड़ता है और न वास्तव में वह कैसा है। इसी अवधारणा को आगे चलकर व्यापक रूप दिया गया और यह माने जाने लगा कि व्यक्तित्व का आशय किसी एक निश्चित विशेषता से नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व की संपूर्ण विशेषताओं से है। व्यक्तित्व की परिभाषा को देखते हैं। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके परिवेश के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। विल्टन एवं लॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का आशय व्यक्तित्व के स्थिर व्यवहारिक शील गुणों के विशिष्ट पुंज से है। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानते हैं। तो पहला जो कारक है वह है वंश परंपरा संबंधी तत्वों का प्रभाव। परंपरा को निम्नलिखित कारक या तत्व प्रभावित करते हैं। प्रणाली विहीन ग्रंथियां निम्नलिखित हैं जिनका व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। पहला है गल ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्रंथि गर्दन के मूल में श्वास प्रणाली के सामने स्थित होती है। जब यह ग्रंथि अनेक क्रियाशील होती है तो व्यक्ति बेचैन, चिंतित एवं उत्तेजित रहता है। इसके विपरीत अगर यह ग्रंथि आवश्यकता से कम क्रियाशील होती है तो व्यक्ति में खिन्नता, थकावट, मानसिक दुर्बलता आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथि का व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है उपगल ग्रंथि, पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्रंथि थायराइड के निकट होती है। जब यह ग्रंथि आवश्यकता से अधिक क्रियाशील होती है तो व्यक्ति शांत एवं मंद स्वभाव का हो जाता है, परंतु यह कम क्रियाशील हो जाती है तो व्यक्ति अधिक उत्तेजित हो जाता है। तीसरा है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। यह ग्रंथि प्रणाली विहीन ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण करती है। यह ग्रंथि व्यक्ति के बाल्यकाल से सक्रिय हो जाती है तो वह लंबा हो जाता है। उसका स्वभाव आक्रामक एवं झगड़ालू हो जाता है। इसके साथ साथ उसके यौन अंग उसकी आयु से पहले विकसित हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथि कम सक्रिय रहती है तो उसका शारीरिक एवं यौन विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। इसके साथ वह डरपोक एवं कायर हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति के निर्माण में इस ग्रंथि का बहुत प्रभाव पड़ता है। चौथा है उपवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड। इस ग्रंथि के बाह्य एवं आंतरिक दो भाग होते हैं। यदि इस ग्रंथि का बाह्य भाग आवश्यकता से कम सक्रिय रहता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा, उदास एवं कमजोर हो जाता है। वह परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है। परंतु यदि वह भाग अधिक सक्रिय रहता है तो व्यक्ति में उपरोक्त दोष नहीं आने पाते हैं। यदि इस ग्रंथि का आंतरिक भाग आवश्यकता से कम क्रियाशील रहता है तो वह संवेगात्मक परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। परंतु जब यह भाग अधिक क्रियाशील हो जाता है तो वह बहुत ही सक्रिय एवं उत्तेजित हो जाता है। पांचवा, यौन अथवा प्रजनन ग्रंथियां। यौन अथवा प्रजनन ग्रंथियां व्यक्ति की यौन संबंधी विशेषताओं को निश्चित करती है।
वुडवर्ड का कथन है कि पुरुष हार्मोन्स पुरुषत्व की दिशा में विकास करते हैं, स्त्री हार्मोन्स स्त्रीत्व की दिशा में। यौन ग्रंथियों के हार्मोन्स के अभाव में किसी भी लिंग का व्यक्ति प्रमुख स्त्री पुरुष लक्षणों से रहित तटस्थ नमूने के रूप में विकसित होता है। शारीरिक रचना और स्वास्थ्य। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसकी शरीर रचना एवं स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की शरीर रचना सुंदर एवं आकर्षक है एवं उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है तो उसे श्रेष्ठ भाव एवं आत्मविश्वास के महान गुण प्रकट हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों की शारीरिक रचना में कुरूप एवं भद्दी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य भी खराब होता है, तो उसमें हीनता की भावना ग्रंथि के रूप विकास की संभावना रहती है। तीसरा है स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम। प्रत्येक व्यक्ति को स्नायु मंडल जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति का जितना अधिक स्नायु मंडल सुव्यवस्थित रूप से विकसित हो जाएगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि स्नायु मंडल के विकसित होने से समस्त मानसिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों का स्नायु मंडल ठीक से विकसित नहीं हो पाता है, वे ज्ञानार्जन ही कर पाते हैं और न वातावरण से अभियोजन ही ठीक से कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिन व्यक्तियों के स्नायु मंडल का विकास नहीं हो पाता है, उनका व्यक्तित्व विकास अच्छा नहीं होता है। चौथा, मूल प्रवृत्तियां अथवा प्रेरक। बालक जब जन्म लेता है तो उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियां अथवा प्रेरक निहित रहते हैं, जो कि उसके व्यवहार को परिचालित करते हैं। परिणाम स्वरूप समाज के बीच उसके व्यक्तित्व का क्रमशः विकास हो जाता है। पांचवा, कुछ अन्य शक्तियां। उपरोक्त बातों के अतिरिक्त बालक को वंशानुक्रम से निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती हैं: बुद्धि, प्रतिक्षेप क्रियाएं, संवेग, क्षमता, आंतरिक भाग, सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियां आदि। इन्हीं समस्त शक्तियों के आधार पर बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। इस प्रकार आगमन तथा निम्नकॉफ के शब्दों में वंशानुक्रम शिशु पात्रों को उस मंच पर प्रस्तुत करता है जिसको भौतिक वातावरण, समाज एवं संस्कृति ने नियुक्त किया है। अब नाटकीय कार्य का प्रारंभ होता है। समाज एवं आगंतुक शिशु को क्रमशः सामाजिक शक्ति में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा है वातावरण संबंधी तत्वों का प्रभाव, जिसमें से पहला है भौतिक वातावरण संबंधी तत्वों का प्रभाव। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भौतिक वातावरण का बहुत प्रभाव है। जिस जगह की प्रकृति संपन्न एवं जलवायु ठंडी होती है, वहाँ के लोग सुंदर, स्वस्थ, परिश्रमी एवं बुद्धिमान होते हैं। इसके विपरीत जहाँ पर आवश्यकता से अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोग अस्वस्थ, आलसी, काले एवं बुद्धिहीन होते हैं। इसे स्पष्ट रूप करते हुए अग्रवाल एवं निम्नकॉफ ने लिखा है कि व्यक्ति के विकास में भौतिक अथवा प्राकृतिक वातावरण को नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा है सामाजिक वातावरण संबंधी तत्वों का प्रभाव। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक वातावरणीय तत्व या कारक निम्नलिखित हैं: माता पिता का प्रभाव। असह पीड़ा के उपरांत जब माँ अपने नवजागंतुक शिशु को प्राप्त कर लेती है, तो वह न केवल पीड़ा को ही भूल जाती है, वरन अपने शिशु का मुख देखने के लिए आंखों के पलके भी बिछाने का प्रयत्न करती है। बालक जो आवश्यकताएं होती है, उन्हें उसके माता पिता दोनों तन मन धन से पूरा करने का प्रयास करते हैं। बालक के माता पिता का जैसा स्वभाव, चरित्र, व्यवहार एवं पारस्परिक संबंध होता है, उसी प्रकार बालक के व्यक्तित्व का विकास भी होता है। दूसरा, पारिवारिक संबंध। माता पिता के आंतरिक बालक पर परिवार के अन्य सदस्यों का विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि परिवार के समस्त सदस्य परिश्रमी, चरित्रवान, बुद्धिमान एवं मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, तो बालक के व्यक्तित्व में वांछित गुणों का विकास होता है। और यदि इन गुणों का अभाव होता है, तो बालक के व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार के अवगुण विकसित हो जाते हैं।
तीसरा, पड़ोसी। बालक जब कुछ बड़ा हो जाता है तो उसका पड़ोसियों से संपर्क होता जाता है। यदि पड़ोसी अच्छे होते हैं तो बालक के व्यक्तित्व में अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। चौथा है इकलौता बच्चा। प्रायः यह देखा जाता है कि यदि बालक अपने माता पिता की एकमात्र संतान है तो उसको अपने माता पिता का सीमा से अधिक प्रेम स्नेह प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप बालक परालंबी, हठी एवं असामाजिक हो जाता है। अतः प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी एकमात्र संतान का लालन पालन संतुलित ढंग से करें। पांचवा, बालक का अपने गिरोह में कार्य। शिशु जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो वह खेलने के लिए अनेक साथी बना लेता है। इस तरह अनेक साथियों की जो एक मंडली बनाता है उसमें जो बालक स्वस्थ एवं साहसी प्रकृति का होता है वह उस मंडली के समस्त बालकों का नेतृत्व करने लगता है एवं अन्य सभी उसके अनुयायी बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप जब नेतृत्व करने वाला बालक बड़ा हो जाता है तो उसमें आत्मविश्वास, आदत में साहस, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता आदि सामाजिक गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है। छठवां, विद्यालय। जिस प्रकार बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में उसके परिवार का विशेष महत्व है, उसी प्रकार विद्यालय भी बालक के व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण कारक है। यदि विद्यालय का वातावरण, अन्य विद्यार्थी एवं शिक्षक अच्छे होते हैं तो बालक में वांछित सामाजिक एवं नैतिक गुणों की अभिवृद्धि होती है। सातवां, पुस्तकें एवं तस्वीरें। बालक पुस्तकों एवं तस्वीरों द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण विकास में प्रभाव पड़ता है। यदि बालक को अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं तथा अच्छे मित्र देखने को मिलते हैं तो उनके व्यक्तित्व में अच्छे गुणों की अभिवृद्धि हो जाती है। आठवां, क्लब एवं चलचित्र। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में क्लब एवं चलचित्र का भी विशेष महत्व है, क्योंकि उनके द्वारा वे केवल मनोरंजन ही नहीं करते वरन अपना शरीर, मानसिक एवं सामाजिक विकास भी करते हैं। नौवां, मेला। जब बालक छोटा होता है तो वह अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाता है। मेले में विभिन्न प्रकार की अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, जिससे कि बालक को अनेक वस्तुओं से परिचित होने का अवसर मिलता है। 10वां है मंदिर एवं चर्च। बालकों के व्यक्तित्व विकास में मंदिर एवं चर्च भी बहुत प्रभाव डालते हैं। बालक जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वह मंदिर अथवा चर्च में जाकर पूजा करता है एवं विभिन्न प्रकार के प्रवचन सुनता है, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का वांछित दिशा की ओर विकास होता है। 11वां है जीवन लक्ष्य का प्रभाव। जो बालक का जीवन क्षेत्र बढ़ता जाता है त्यों उस पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रभाव डालने लगती हैं और वह प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर लेता है। वह अनेक स्थानों को जाता है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से पले हुए व्यक्तियों से मिलता है। परिणाम स्वरूप उसका मानसिक एवं सामाजिक विकास हो जाता है। 12वां, आर्थिक व्यवस्था। बालकों के परिवार की जैसी आर्थिक स्थिति होती है वैसे ही उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रायः गरीब परिवार के बालकों में हीनत्व एवं असुरक्षा के भाव विकसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। इसके विपरीत धनी परिवार के बालकों को खाने पीने के लिए पौष्टिक भोजन मिलता है, पढ़ने के लिए अच्छा अवसर मिलता है, फलस्वरूप उनके व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता है। इसी प्रकार यदि गरीब लोगों के बालकों को उचित मार्गोपदेशन मिल जाए तो वे अपने व्यक्तित्व का उचित विकास कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक के व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण में ही उचित रूप से होता है। जॉर्ज मीड ने इसके संबंध में लिखा है कि अहम जोगी अपने ही कर्म बन जाता है अवश्य रूप से एक सामाजिक ढांचा है और यह सामाजिक ढांचा सामाजिक अनुभव पर पड़ता है। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण संबंधी तत्वों का प्रभाव। बालक जिस प्रकार की संस्कृति में पला बड़ा होता है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार होता है। यह समझने के लिए हम संस्कृति के दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, भौतिक संस्कृति अथवा सभ्यता एवं अभौतिक संस्कृति या सभ्यता।
भौतिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाए कि जिस देश में घड़ियों का आविष्कार होता है वहाँ के लोग नियमानुसार अपना जीवन बिताते लगते हैं। इस प्रकार भौतिक संस्कृति जिसके अंतर्गत जन रीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, संस्थाएं सम्मिलित हैं का भी व्यक्तित्व के विकास में बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जिस संस्कृति में पति सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ की स्त्रियाँ प्रतिज्ञा आज्ञा का पालन करना एवं सेवा करना अत्यंत अपना कर्तव्य समझती हैं। इसे स्पष्ट करते हुए आर्गन एवं न्यूकॉफ ने अपने शब्दों में कहा, सामूहिक जीवन सामान्य शब्दों को निश्चित करता है, दूसरी तरफ संस्कृति विशिष्ट मूर्त गुणों को निश्चित करती है।